खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है हमारा इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इससे हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या कुछ होने वाला है, किस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की हो या फिर कोई और, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात बताने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स अपने राज्य के साथ मौजूद हैं। आपका परिचय करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ बिहार से श्रीकांत प्रत्युष रेजिडेंट एडिटर मौजूद हैं, साथ ही साथ राजस्थान से अरविंद पलावत हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो शरद व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बिहार आपको सीधे लिए चलते हैं। श्रीकांत, क्या कुछ आज के दिन बड़ी खबर रहने वाली है? आज लॉकडाउन 2.0 का 15वां दिन है और अब तीसरे पार्ट की कहीं ना कहीं तैयारी का एक मूड बन रहा है। क्या कुछ आज दिन भर बड़ी खबर रहने वाली है? देखिए, सबके जहन में एक ही सवाल है कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, क्योंकि 3 मई को दूसरे लॉकडाउन का फेज पूरा हो रहा है। तो 3 मई के बाद लॉकडाउन में छूट दी जाएगी या और सख्ती बरती जाएगी, यही सवाल सबके जहन में उठ रहा है और इस सवाल का जवाब अभी तक मिला नहीं है। शासन प्रशासन ने अभी कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन मानकर चलिए कि छूट मिलेगी, लेकिन खास सेक्टर को छूट मिलेगी और लॉकडाउन के बीच ही हमको अभी जीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो नतीजे आ रहे हैं शोध के, उसके अनुसार मई तक लॉकडाउन रखना बेहद जरूरी है। तो बिहार सरकार भी लॉकडाउन को जारी रखने के पक्ष में है, लेकिन जरूरी सेक्टर में काम करने की मांग भी उसने प्रधानमंत्री से की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति लगातार गरमाई हुई है प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर जो बाहर फंसे हुए हैं। तो विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जो छात्र हैं दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनको लाने की व्यवस्था की जाए, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लाने की व्यवस्था की जाए। हालांकि बिहार सरकार पहले भी कह चुकी है कि किसी को बाहर से लाया नहीं जाएगा, जो जहां हैं वहीं रहें और वहीं पर उनकी व्यवस्था की जाएगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, अब तक बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों पर, छात्रों पर 6,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा खर्च कर चुकी है। अब तो बिहार सरकार पहले देती थी केवल मजदूरों के खाते में पैसा, अब छात्रों के खाते में भी 1,000 रुपया भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र ही नहीं, मजदूर ही नहीं, जो भी बिहार के लोग बाहर हैं वो सब इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और लाखों लाख लोगों ने आवेदन दिया है और सबके खाते में बिहार सरकार पैसा ट्रांसफर कर रही है। लेकिन अब विपक्ष इसको लेकर भी तंज कस रहा है और विपक्ष ने कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार हर बीमारी का एक ही इलाज जानते हैं, उसी तरह से 1,000 रुपये का देने का ऐलान करके वो अपने कर्तव्यों को पूरा कर ले रहे हैं। तो नीतीश कुमार लगातार निशाने पर हैं। तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बेटे हैं, उन्होंने बांसुरी बजाकर नए अंदाज में उन पर तंज किया है और कहा है कि आप अब तो जगिए, अपनी अंतरात्मा को झकझोरिए और जो बिहार के बाहर फंसे हुए बच्चे हैं, जो श्रमिक हैं, उनको लाइए। तो बिहार सरकार साफ कर रही है कि जो विपक्ष और पक्ष के लोग मांग कर रहे हैं छात्रों को वापस लाने की, उनकी बात में दम नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि बिहार में स्थिति क्या है, बिहार में संक्रमण का खतरा कितना है और बाहर से जो छात्र और मजदूर आएंगे उससे संक्रमण का खतरा कितना बढ़ जाएगा। तो बिहार सरकार अभी लाने के मूड में नहीं है बाहर से लोगों को, लेकिन दबाव भी बढ़ता जा रहा है। तो अब हाई कोर्ट को भी जवाब देना है। हाई कोर्ट ने भी जवाब तलब किया था सरकार से कि भाई बिहार के बाहर जो फंसे हुए छात्र हैं, जो श्रमिक हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है या उनको लाने के लिए क्या व्यवस्था हो रही है। तो प्रधानमंत्री के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें नीतीश कुमार ने मांग की थी कि कोई नीति बनाइए कि बाहर जो फंसे हुए मजदूर हैं, छात्र हैं, उनको वापस लाया जा सके। तो बीच का रास्ता खोज रही है बिहार सरकार भी, लेकिन अभी रास्ता निकला नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री ही निकालेंगे, लेकिन जिस तरह से दूसरे राज्यों ने अपने मजदूरों को, छात्रों को वापस बुला लिया, उससे नीतीश सरकार पर दबाव बढ़ा है, इसमें शक की भी कोई गुंजाइश नहीं है। और जहां तक बात करें कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या, तो यहाँ पर बढ़कर 366 पर पहुंच गई है। आज 400 का आंकड़ा पार कर सकता है, क्योंकि रोज 50-60 मरीज सामने आ रहे हैं। तो संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ गया है, बहुत तेज रफ्तार से लोग संक्रमित हो रहे हैं।
इसको लेकर बिहार की चिंता बढ़ी हुई है। जहां तक झारखंड की बात करें तो झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 104 हो गई है। हेमंत सरकार की भी नींद उड़ी हुई है और हेमंत सरकार के खजाने में बहुत पैसा नहीं है कि जो व्यवस्था अभी वो दे रहे हो ज्यादा दिनों तक जारी रख सकें। तो लगातार वो केंद्र से अपना बकाया पैसा मांग रहे हैं, टैक्स का पैसा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये संकट की घड़ी है, इसमें अगर हमारा पैसा हमें नहीं दीजिएगा तो कब दीजिएगा। तो आपने देखा कि कितने तल्ख तेवर हैं हेमंत सरकार के, और उन्होंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को और कई ढेर सारी मांगे की हैं और हेमंत लगातार बैठकें कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, कहीं जो भी मजदूर है प्रवासी उनको दिक्कत ना हो राज्य के बाहर और अंदर, और सबको रोजगार मिले। इस बीच अभी बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री से जनतंत्र टीवी की खास बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा कि बाहर से जो प्रवासी मजदूर आए हैं उसमें से 30,000 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में ही काम दे दिया गया है। यानी जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है और वहीं पर उनका आधार कार्ड बनाया जा रहा है, उनका जॉब कार्ड बनाया जा रहा है और वहीं पर उनको काम भी दे दिया जा रहा है। तो बिहार सरकार का तो दावा है कि जो भी मजदूर बिहार में वापस आएंगे उनको काम मिलेगा, उनको खाना मिलेगा, भूखे नहीं मरेंगे। और बिहार सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्री उन्होंने धमकी भी दे दी है कि जो राज्य बिहारियों का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो बिहारी मजदूर फिर वापस नहीं जाने वाले हैं, जिनके बलबूते पर आप राज करते हैं और कारोबार और धंधा बढ़ाते हैं अपना। ठीक है, बिल्कुल श्रीकांत, जिस तरीके से बिहार की स्थिति आपने बताई, हमारे साथ राजस्थान से अरविंद पलावत जुड़ चुके हैं। अरविंद, आज पूरे दिन क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं, साथ ही साथ राजस्थान में कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात है? कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर आते हैं और उसका बढ़कर 2383 यहाँ पर पहुंचे हैं और आज जो नए जो पॉजिटिव मरीज आए इसमें 11 मरीज अजमेर के शामिल है, 5 जयपुर के और इसके अलावा बांसवाड़ा, जयपुर और जोधपुर के एक जो पेशेंट हैं यहाँ पर। और यदि जयपुर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव मरीज। ठीक है अरविंद, आपकी आवाज हमारी तक सही तक पहुंच नहीं रही है। हमारे साथ मध्य प्रदेश से इस वक्त शरद व्यास जुड़ चुके हैं। शरद, मध्य प्रदेश की आज की स्थिति की बात की जाए, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इंदौर में भी देखने को मिला, मामलों का सिलसिला लगातार जारी है, साथ ही साथ अन्य खबरें भी सामने आई हैं। क्या कुछ आज की अपडेट रहने वाली है मध्य प्रदेश की? देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आज महत्वपूर्ण 4 बैठकें करेंगे। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, साथ ही साथ कलेक्टर और सीएमओ जितने सीएचएमओ होते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, उनके साथ भी बैठक करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना संबंधित ही रहेगा। सबसे पहली बैठक बीजेपी के तमाम विधायकों के साथ, बीजेपी के तमाम मंडल अध्यक्षों के साथ, जिलाध्यक्षों के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। 11 बजे का समय तय हुआ है। 11 बजे सभी से बातचीत की जाएगी, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी ली जाएगी। दूसरी बात, 3 बजे के आसपास एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिसमें जो तमाम न्याय समिति के लोग हैं उनके साथ वो चर्चा करेंगे और चर्चा करने के साथ साथ ही उनसे आगे की रणनीति के ऊपर भी चर्चारत रहेगा। 4-5 बजे के आसपास वो अपने जितने भी कलेक्टर्स हैं और जितने भी स्वास्थ्य अधिकारी उनके साथ वो चर्चा करेंगे और चर्चा करने के साथ साथ ही वो उनसे आगे का फीडबैक भी लेंगे। और एक कोरोना की समीक्षा बैठक होगी जिसके अंतर्गत वो कोरोना के वर्तमान स्थिति का जायजा भी लेंगे। वर्तमान में कोरोना की बात करें तो कोरोना के तकरीबन 2300 से ज़्यादा 2387 मरीज हो चुके हैं। इंदौर की बात करें तो तकरीबन 1400 के आसपास मरीज हैं। भोपाल की बात करें तो 460 मरीज हैं। उज्जैन में 128 मरीज हैं और मरने वालों का आंकड़ा तकरीबन 120 के आसपास हो चुका है। तो मध्य प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है और इस चिंताजनक स्थिति के बीच में लगातार सरकार प्रयास कर रही है। हालांकि इस बीच एक अच्छी बात ये भी है कि ठीक होने वाले लोगों का भी आंकड़ा बेहद तेजी से बढ़ रहा है और बहुत तेजी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। कल इंदौर में तकरीबन 50 लोग ठीक हुए हैं और भोपाल में तकरीबन 15 लोगों के ठीक होने की सूचना है, जिसके बाद उनको अपने अपने घरों पर भेज दिया गया है। हरियाणा से तकरीबन 20 से ज़्यादा गाड़ियों से भरकर मजदूरों को मध्य प्रदेश में लाया जा चुका है। इसके पहले राजस्थान से जितने भी मजदूर हैं जो फंसे हुए थे उनको लेकर आया गया था। गुजरात से जो मजदूर फंसे हुए थे उनको लेकर आया गया था। तो ये जो बात कही गई थी शिवराज सिंह के द्वारा, उस बात को अमल करते हुए उन्होंने अपने मजदूरों को भी मध्य प्रदेश में ले आए हैं और 7,000 मजदूर 8,000 मजदूर तकरीबन मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर प्रवास करके मजदूरी कर रहे थे, उन सभी को मध्य प्रदेश में लाया जा चुका है। इस बीच में एक अच्छी खबर ये भी है
कि तकरीबन 19 लाख मेट्रिक टन गेहूं अब तक खरीदा जा चुका है किसानों का। तो किसानों के लिए राहत भरी खबर यह है कि 228 करोड़ रुपए तकरीबन उनके अकाउंट में डाल भी दिए गए हैं, उनको पैसा भी मिल रहा है। तो ये भी एक बेहतर खबर है कि इस स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार, जहां विपक्ष लगातार उनको घेरने की कोशिश कर रहा है, वो हर वर्ग की कोशिश कर रही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया कराई जा सके, खासतौर पर किसान को लेकर, क्योंकि किसान की संख्या मध्य प्रदेश में अत्यधिक है। इसीलिए किसानों को भी दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने फैसला लिया है। तो एक 3-4 महत्वपूर्ण खबरें हैं। जी शरद, आपने जिक्र किया प्रवासी मजदूरों को लाने की बात कही कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर आए, उनको लेकर क्या कुछ मध्य प्रदेश में व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि अन्य प्रदेशों के, अगर उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए तो वहां पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, उन्हें क्वारंटीन सेंटर में पहले रखा गया 14 दिन तक, उसके बाद घर में भी जाने पर उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसी कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? गाइडलाइन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। ये मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा या राजस्थान है, पर्टिकुलर राज्य इस चीज को नहीं कर रहा है। ये गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन के तहत कोई भी व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो संक्रमण ना फैले, इसीलिए उसको 14 दिन क्वारंटाइन रखना होगा, उसको निगरानी में रखना होगा। यदि उसे किसी प्रकार का भी संक्रमण होता है तो उससे ज्यादा लोग इफेक्ट ना हो, इसी वजह से दृष्टिगत रखते हुए उनको 14 दिनों का क्वारंटाइन रखा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में भी जिन मजदूरों को लाया गया है उनको बॉर्डर पर ही उनको पूरी चिकित्सकीय व्यवस्था उनको दी जा रही है, ताकि उनका पूरा टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उनका टेस्ट किया जा रहा है, और जो ज्यादातर जो लोग दिखाई दे रहे हैं, संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। और जिन लोगों को कम ऐसा लग रहा है कि कम स्थिति है उनकी खराब है, तो उनको होम क्वारंटाइन की हिदायत दी जा रही है और उनको निर्देशित किया जा रहा है कि आप घर से बाहर ना निकले। क्योंकि हाल ही में सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने भी एक निर्देश जारी कर दिया गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है कि किसी प्रकार से भी यदि कोई कम सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो वो स्वयं ही होम क्वारंटाइन हो जाए और होम क्वारंटाइन होकर वो अपनी व्यवस्थाओं को खुद देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये बीमारी किसी की अत्यधिक जान लेने की स्थिति में अब नहीं, क्योंकि इसका अंतिम चरण का समय चल रहा है। तो इसीलिए इन सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसी पर सभी राज्य काम कर रहे हैं। जी ठीक है शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी देने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ से पंकज चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश के नजरिए से, उनकी स्थिति को देखते हुए क्या कुछ बड़ी रहेंगी? पंकज, हमारी आवाज आप तो तक पहुंच देखिए रही है? उत्तर प्रदेश में अब जो छोटे जी। छोटे उद्योग हैं या और जो उद्योग धंधे हैं उनको सरकार शुरू करने पे विचार कर रही है। चाहे वो ईंट भट्ठे हों या मोरंग हो या सरिया हो, जो निर्माण से जुड़े जितने भी उद्योग हैं या दुकानें हैं उनको खोलने के लिए या उनसे संबंधित जो वाहनों हैं उनकी आवाजाही बीच में शिकायतें आ रही थी कि पुलिस उनको प्रताड़ित कर रही है। अपर मुख्य सचिव गृह ने सभी जिलों के पुलिस कप्तान, डीएम के साथ साथ जो जिन जिलों में पुलिस कमिश्नर हैं उनको निर्देश दिए हैं कि उनकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, उनकी आवाजाही बरकरार रखी जाए, जो शिकायतें आ रही हैं उसको दूर किया जाए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में ऐसे जोन वाइज बनाए गए हैं जो बांटा गया है, जिन जिलों को रियायत दी जाएगी। खास बात यह है कि जहां पे संक्रमण ज्यादा है, नोएडा, लखनऊ, मुरादाबाद या कानपुर ऐसे रेड जोन में रखे गए हैं। इसी तरीके से एक दूसरा जोन बनाया गया जिसमें 14 दिन संक्रमित जो मरीज हैं वो नहीं आए हैं उनको रखा गया, उसमें कुछ ढील दी जा सकती है। इसके साथ साथ सबसे खास बात यह है कि जो अन्य जिलों में जहां तक अभी तक कोरोना संक्रमित के एक भी मरीज नहीं आए वहां पूरी तरीके से ढील देने की सरकार विचार कर रही है। हालांकि 3 मई का इंतजार है, पूरी तैयारी सरकार ने कर रखी है और चूंकि अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी सरकार को पटरी पे लाना है, ऐसे में जो छोटे मोटे व्यापारी हैं या एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हैं उनके साथ लगातार बैठक की जा रही है। कैसे सुचारू रूप से काम शुरू हो उसको देखते हुए हर संभव सरकार प्रयास कर रही है, क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है। दूसरी तरफ कोटा से बचे छात्र थे उनको लाया गया। प्रयागराज से के जो छात्र फंसे हुए थे प्रतियोगिता परीक्षाएं के, चाहे विश्वविद्यालय में जो पढ़ रहे थे, उनको उनके घर भेजा गया। पहले
जिलों में भेज करके विद्यालयों में उनको जांच कराई गई। उसके बाद होम क्वारंटाइन के लिए निर्देश दिया गया है। जो मजदूर फंसे हुए सरकार उस पर भी निर्णय ले चुकी है। हरियाणा से अपने मजदूरों को बुला करके क्वारंटाइन सेंटर भेजा है। आज एमपी से भी उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं वो आएंगे। लेकिन साधुओं की जो हत्या हुई थी बुलंदशहर में, उसको लेकर के सियासत गर्म है। जहां कल उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन करके साधुओं के दोषियों पे कड़ी कार्रवाई के साथ साथ सांप्रदायिक रूप न देने की बात कही, तो वहीं आज सीएम ऑफिस ने ट्वीट करके पलटवार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की स्थिति आप देखें। जो संजय राउत ने ट्वीट किया था मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री को लेकर के, उनको नसीहत यूपी सीएम की तरफ से कार्यालय की तरफ से दी गई है कि आप महाराष्ट्र देखिए, यूपी के बारे में चिंता न करिए, क्योंकि साधुओं की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन समय रहते ही जो दोषी थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो भी उसमें संलिप्त थे, कुछ चीजें जो सामने आई है पुलिस के बयान के अनुसार कि कुछ छोटी मोटी विवाद को लेकर के हत्या कर दी गई है। पुलिस सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अभी टीम 11 के साथ बैठक करेंगे, वर्तमान हालात की समीक्षा करेंगे। जो कोरोना वायरस पॉजिटिव केस है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। खास करके चिंता सबसे बड़ी ये हो गई है कि 20 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कानपुर और फिर बनारस की बात आ रही है। आज अभी केजीएमयू की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी आगरा और फिरोजाबाद से सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं। और ये लगातार इस वक्त लखनऊ से आपको पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए थे। क्या कुछ तमाम बातचीत हमारा जिक्र चल रहा था। पंकज, आप बता रहे थे किस तरीके से जो छात्र आए हुए थे उनको लाया गया है, अपने घरों पर भेजा गया, और क्या कुछ कोरोना के हालात हैं, क्या कुछ अपडेट आंकड़ा क्या है इस वक्त उत्तर प्रदेश का? जहां तक आंकड़े की बात है, आंकड़ा 2000 क्रॉस कर चुका है, करीब 2100 के पास, क्योंकि कई अभी मेडिकल कॉलेजों से रिपोर्ट आनी बाकी है। केजीएमयू से रिपोर्ट आई है जिसमें आगरा, फिरोजाबाद और लखनऊ के कोरोना संक्रमित बात सामने आई है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आगरा, नोएडा हो या फिर लखनऊ हो, ऐसे जिले हैं जो काफी असंवेदनशील और रेड जोन माने जाते हैं। खास करके कानपुर में जो पुलिस कर्मी है संक्रमित की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद बनारस, उसको लेकर के सरकार की चिंता बढ़ गई है। उनके जो संपर्क में आए हैं पुलिसकर्मी उनको भी क्वारंटीन किया जा रहा है। खास बात यह है कि जो मजदूर हैं उनकी लगातार मांग कर रहे थे, सरकार ने निर्णय लिया था जैसा अभी मैंने आपको बताया, तो उनको ला करके क्वारंटीन सेंटर में पहले रखा जा रहा। जो बॉर्डर है वहाँ जांच करने के बाद, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 14 दिन उनको क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। उसके बाद उनको घर भेजा जाएगा। लेकिन उस 14 दिन के दौरान सरकार ने निर्णय लिया है कि उनको वहीं पे राशन, खाने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था रहेगी। जब घर जाएंगे तो फिर से सरकार उनको देगी। यानी और इसके साथ साथ 1 मई से फिर से सरकार ने निर्णय लिया है 3 करोड़ से ज्यादा जो परिवार हैं, जो गरीब हैं आर्थिक रूप से, उनको राशन उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है, जो 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। घर घर राशन ये सरकार पहुंचाएगी। जो गरीब हैं उनको निःशुल्क, नहीं तो जो थोड़ी बहुत मजबूत है उनको बहुत कम दामों पे सरकार ने निर्णय लिया है। हर संभव सरकार मदद कर रही है। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि प्रदेश में जो 15 लाख से ज्यादा मजदूर प्रवासी आए हैं उनको यहीं पे रोजगार देने पे विचार कर रही, उसको लेकर के भी बैठक चल रही है। उसकी एक कमेटी बनाई गई है कि उनको कैसे रोजगार दिया जाए उत्तर प्रदेश से, उनको दोबारा बाहर न जाना पड़े। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के जो लोग फंसे हैं उनके लिए भी सरकार व्यवस्था कर रही है कि कोई बड़ी दिक्कत ना आए। खास तौर पे सबसे ज्यादा समस्या आ रही है जो मजदूर आ रहे हैं उनको लेकर के, या कहीं से शिकायतें या जो फंसे हुए हैं, तो सरकार ने उस पर बड़ा निर्णय लिया है। हालांकि मुंबई और सूरत में उत्तर प्रदेश। ठीक है पंकज, हमारे साथ श्रीकांत भी जुड़े हुए हैं, रेसिडेंट एडिटर बिहार से। श्रीकांत, जिस तरीके से पंकज बता रहे थे, लगातार मजदूरों को लाया जा रहा है, तमाम व्यवस्थाएं दी जा रही है। बिहार सरकार की तरफ से ये कोशिशें भी की जा सकती थी, क्या संसाधनों की कमी होने की वजह से ये कोशिशें नहीं की जा रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से सरकार के बयान आ रहे हैं, लग रहा है कि अभी चाहे वो छात्र हो चाहे वो मजदूर हो, उन्हें लाने के मूड में अभी बिहार सरकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कल हमने तस्वीरें देखी, छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। देखिए, छात्रों को वापस बुलाने की मांग तो जोर पकड़ रही है। केवल विपक्ष ही नहीं, अब तो सत्ताधारी दल के नेता भी मांग कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी के
आधा दर्जन नेता ये मांग कर चुके हैं कि छात्रों को वापस बिहार लाया जाए। मजदूर तो लाखों की तादाद में है, उनको लाना संभव नहीं है। जहां पर है उनको वहीं पर व्यवस्था दी जाए। तो बिहार सरकार का कहना है कि 6,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर चुकी है बाहर फंसे मजदूरों पर और छात्रों को राहत पहुंचाने के लिए। छात्रों के अकाउंट में भी 1,000 रुपया भेज रही है। देखिए, दरअसल बात यह है कि शुरू में नीतीश कुमार ने सोचा था कि अगर हम लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे, बसों में भरकर छात्रों को, मजदूरों को लाएंगे, तो उन पर सवाल उठेगा कि देखिए ये बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं और प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं। और इसी वजह से शायद उन्होंने भूल कर दी, उन्होंने कोई पहल नहीं की मजदूरों को वापस लाने की। और इस बीच योगी सरकार ने अपने मजदूरों को, छात्रों को वापस ला दिया। कई राज्यों की सरकारों ने वापस लाना शुरू कर दिया। और आप भी देखिए कि जो देश विदेश के लोग फंसे हुए हैं, बिहार ही में बोधगया में फंसे थे सैकड़ों लोग, उनको हवाई जहाज से वहाँ के सरकार ने बुलवा लिया। तो अब जिस तरह से दूसरे देशों के लोग, दूसरे राज्यों के लोग अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं, तो नीतीश कुमार तो फंसते हुए दिख ही रहे हैं, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और विपक्ष के साथ साथ अब सहयोगी दल बीजेपी भी हमलावर है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के लिए कोई फैसला लेना आसान होगा। और इसीलिए वो प्रधानमंत्री से कह रहे थे कि आप थोड़ा कोई कानून बनाइए, नियम बनाइए कि लॉकडाउन में भी हम अपने मजदूरों को, छात्रों को वापस ला सकें। तो लॉकडाउन तो पहली बार पूरे वर्ल्ड में हुआ है, इसके लिए कानून अभी तो बना नहीं है। क्या कानून है? तो मुझे लगता है कि जिन सरकारों ने पहल की, अपने लोगों को वापस ला दिया और बिहार सरकार पिछड़ गई इसमें। तो मुझे लगता है कि अब बीच का रास्ता वो तलाश रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री की तरफ से या केंद्र की तरफ से उनको विशेष निर्देश मिलता है कि आप लाइए वापस, या पटना हाईकोर्ट से मिल जाता है विशेष निर्देश कि आप वापस लाइए बाहर फंसे मजदूरों को, छात्रों को, तो शायद बिहार सरकार ला सकती है। बगैर निर्देश के बिहार सरकार आगे कोई कुछ करने वाली नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की कोशिश है कि जो भी जहां फंसे हैं उन तक राहत पहुंचाई जाए, इस चुनौती को अवसर में बदला जाए, उनको खुश किया जाए, क्योंकि ये चुनावी साल है और किसी को नाराज करने का खतरा नीतीश कुमार नहीं बोल। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, हर राज्य की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।